this is Radhika Gaur with the session number 12 of your chapter Atoms and Molecules. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफर इन टेक्स्ट. क्लियर? तो अभी जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. कोई रिएक्शन है जिसमें 5.3 सोडियम कार्बोनेट ने 6 ग्राम जो इथेनोइक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करी. द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्रोडक्ट्स थे वो हमें क्या मिले? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड थी, 0.9 ग्राम वाटर था एंड 8.2 ग्राम सोडियम इथेनोइड प्रेजेंट थी. Show that these observation are agreement with the laws of conservation of mass. हमें क्या दिखाना है कि जो रिएक्शन हुई है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करती है, फुलफिल करती है. दैट इज सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स सोडियम इथेनोट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए आप. मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, क्योंकि रिएक्टेंट्स क्या है? सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड. सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 और इथेनोइक एसिड का है 6.0. दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा? 11.3. तो रिएक्टेंट्स का मास आ गया 11.3 ग्राम. प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं आप. प्रोडक्ट्स में मास ऑफ सोडियम इथेनोट प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर. सोडियम इथेनोइट का मास है 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 और वाटर का मास कितना गिवन है? 0.9. क्लियर? तो इनको भी एडअप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 11.3 ग्राम. तो जो मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास प्रोडक्ट का आया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो यही कहती है ना, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो क्या हुआ? जब ये दोनों मास एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये जो रिएक्शन है ये वेरीफाई करती है अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सेकेंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं 1:8 में और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? हमें सबको पता है ये वाली बात. What mass of oxygen gas would be required to react completely with the 3 ग्राम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गैस. यदि हम 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस लें तो हमें कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी? अभी हमें देखो यहाँ पे गिवन है दैट मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो गिवन है ना. हमें क्या गिवन है? 1:8. दैट इज 1/8. हम इसको x टैब में लिख सकते हैं. लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बी x. सपोज करो जितना मास ऑफ ऑक्सीजन का हमें चाहिए वो कितना चाहिए? x चाहिए. तो क्या हो जाएगा? 3/x. 3 जो हाइड्रोजन का हमारे पास मास अवेलेबल है, x जो ऑक्सीजन का हमें चाहिए इज इक्वल टू 1/8. इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 ग्राम. क्लियर? तो हमें कितने चाहिए? 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass. कौन सा पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है या उसको रिजल्ट देता है, उसका रिजल्ट देता है? जब मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको एक पोस्टुलेट बताया था दैट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स. जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते. which cannot be created, also they cannot be created or destroyed in a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना वो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. और यही लॉ हमारी क्या बोलती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेम चीज बोलती है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. तो ये वाला जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोस्टुलेट है इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है उसे डाल्टन्स का कौन सा पोस्टुलेट वेरीफाई करता है? सो द रिलेटिव नंबर एज वेल एज काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. डाल्टन ने कहा था कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं और काइंड्स ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. किसी भी एक गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर्स और काइंड्स ऑफ एटम्स जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे.
यही वाला जो उनका पोस्टुलेट है इज द रिजल्ट ऑफ, और वी कैन से कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो कौन सा पोस्टुलेट है वो, दैट द रिलेटिव नंबर्स एज वेल एज काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। So the next question is define the atomic mass unit. You have to define atomic mass unit. तो क्या होती है atomic mass unit? One atomic mass unit is exactly equal to the 1/12 of the mass of one atom of C12 isotope. जो कार्बन का C12 आइसोटोप होता है उसके मास के 1/12 यदि हम किसी को इक्वल रखें तो जो इक्वल होगा वो एटॉमिक मास यूनिट होगी। दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल, किसके इक्वल होती है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। दैट इज C12 आइसोटोप का जो एक एटम है उसके मास के 1/12 होती है हमारी वन एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is it not possible to see an atom with naked eyes? हम एटम्स को अपनी naked eyes के थ्रू क्यों नहीं देख सकते? This is because the size of an atom is very small. As I told you कि जो एटम्स हैं उनका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है। इवन उसे हम जब रेडियस के अकॉर्डिंगली मीज़र करते हैं, एटॉमिक रेडियाई को मीज़र करते हैं, तो एटम्स की जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसे भी हम नैनोमीटर्स में मीज़र करते हैं, और नैनोमीटर्स जो है 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो आप सपोज कर सकते हो 10⁻⁻ वो भी -9, तो कितनी स्मॉल क्वांटिटी होती होगी। दिस इज द रीज़न जो हम एटम्स हैं उन्हें नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते, उनके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। इस टाइम में प्रेजेंटली मैंने आपको बताया हुआ है STM जो है सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, क्योंकि वो क्या करता है, जो इमेज है एटम की वो हमें शो कर देता है मॉनिटर पे, बट जो इमेज होती है वो ब्लरी होती है। दैट इज हम एटम को देख तो पाते हैं बट इनडायरेक्टली। क्लियर? सो द नेक्स्ट question is here and answer is here. The question is write down the formula of sodium oxide. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो सोडियम ऑक्साइड का कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने सिंबल्स लिख लिए, NaO, Na की वैलेंसी +1, O की -2, क्रॉस ओवर करेंगे, Na के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 1, तो क्या हो जाएगा Na2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में AlCl हो गए इसके सिंबल्स, Al के नीचे क्या लिखेंगे हम, 3+ होती है उसकी वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला AlCl3। सोडियम सल्फाइड का क्या हो जाएगा, Na की वैलेंसी +1 होती है, सल्फर की वैलेंसी -2 होती है, क्रॉस ओवर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2S। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, Mg की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, दोनों का क्रॉस ओवर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर? तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया AlCl3, सोडियम सल्फाइड का हो गया Na2S, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgOH का होल ट्वाइस। हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं यदि हमें उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी पता हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सेशंस मैंने लास्ट कराए थे उनको डीप में स्टडी करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वैलेंसीज का हम कैसे पता लगाते हैं, वो सब लास्ट सेशंस में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। आपको Al2SO4 के होल थ्राइस का नेम लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा इसका नेम, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? CaCl2 का नेम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 का नेम क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। KNO3 का क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और CaCO3 का क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार और रिपीट करती हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस का हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 का हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 का हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, KNO3 का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और CaCO3 का हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है? A chemical formula represents the composition of a molecule of the substance in terms of the symbols of the elements present in the molecule. Chemical formula क्या होता है,
वो जो कंपोजिशन है किसी भी मॉलिक्यूल का क्या रिप्रेजेंट करता है, द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो कंपोजिशन होता है, दैट इज उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, किस किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे, ये सब हमारा केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। और किस टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है, इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके सिंबल्स के टर्म्स में वो हमें सिग्निफाई कर देता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और किस किस कंपोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे अभी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं एग्जांपल के लिए C2H5OH, इथेनॉल का फार्मूला है, क्लियर। तो हम फार्मूला देख के बता सकते हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, लिसन अगेन, C2H5OH, तो C कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, क्योंकि H5 और एक हाइड्रोक्साइड का H, तो क्या हो गए 6 हो गए हमारे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 1, तो क्या हुआ C2H5OH दैट इज इथेनॉल में हमारे 2 तो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। और ये हमें कैसे पता लगा, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, क्योंकि जो केमिकल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली हम पता लगा पाए कि इथेनॉल में इतने इतने एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO3 नेगेटिव आयन। जो H2S मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो H2S में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और सल्फर का एक, 2 + 1 3, तो टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, H2S में 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। सेम यहाँ पे यदि हम देखते हैं PO4 नेगेटिव आयन में, तो PO4 नेगेटिव आयन में भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। फॉस्फोरस कितने हैं हमारे 1 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 1 + 4 = 5 एटम्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, 5, दैट इज H2S मॉलिक्यूल में तो 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, बट PO4 नेगेटिव आयन में हमारे 5 एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2। H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 × 1 = 2 यूनिट, क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 × 1 = 2 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 16 × 2 = 32 यूनिट्स। Cl2 का क्या होगा, Cl2 का Cl क्लोरीन का मास होता है 35.5, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो 35.5 × 2, तो मास आ जाएगा हमारा 71 यूनिट, क्लियर। जो मीथेन है CH4, उसमें एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है तो कार्बन का मास 4 हो गया, प्लस 1 × 4, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 4 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 12 + 4 = 16 यूनिट। C2H4 में क्या होगा, 2 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं इसीलिए 12 × 2, प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं इसीलिए 1 × 4, तो 24 + का 4 = हो जाएगा 28 यूनिट्स। NH3 में क्या होगा, 14 हमारा नाइट्रोजन का मास हो गया, प्लस 1 × 3 = कितना हो जाएगा 14 + 3, दिस विल गिव 17 यूनिट्स। CO2 का क्या हो जाएगा 12 + 16 × 2 की ऑक्सीजन का 16 होता है × 2, तो ये हो जाएगा 12 + 32 = 44 यूनिट्स। C2H6 का क्या हो जाएगा 12 × 2 + 1 × 6 = 24 + 6 = 30 यूनिट्स। CH3OH का क्या हो जाएगा 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, प्लस 3 हो गया हाइड्रोजन के 3 एटम्स का, प्लस 16 ऑक्सीजन का, प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गया 32 यूनिट्स। दैट इज H2 का मास हो गया हमारा 2 यूनिट, O2 का हो गया 32 यूनिट, Cl2 का 71 यूनिट, CH4 का 16 यूनिट, C2H4 का 28 यूनिट्स, NH3 का 17 यूनिट्स, CO2 का 44 यूनिट्स, C2H6 का 30 यूनिट्स एंड CH3OH का 32 यूनिट्स। So the next question is calculate the formula unit masses of ZnO, Na2O and K2CO3। गिवन एटॉमिक मासेस हमें दे रखे हैं Zn, Na, K, C और O के सबके हमें एटॉमिक मासेस गिवन है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला मास यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो Zno का क्या हो जाएगा, Zn का मास होता है 65 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो कितनी हो गया 81 यूनिट्स।
Na2 में क्या हो जाएगा, Na2O में सोडियम का मास होता है 23, 2 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए 2 से इंटू हो जाएगी, तो 23 इंटू 2 प्लस O का हो गया 16, तो क्या हो गया 46 प्लस 16 इज इक्वल टू 62 यूनिट्स। सेम K2CO3 में क्या होगा, 39 इंटू 2 प्लस का 12 कार्बन का हो गया, प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स का मास हो गया, तो टोटल हो जाएगा 138 यूनिट। दैट इज ZNO का फार्मूला यूनिट मास हो गया 81 यूनिट, Na2O का हो गया 62 यूनिट्स एंड K2CO3 का क्या हो जाएगा 138 यूनिट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वे 12 ग्राम्स, यदि कार्बन एटम्स के 1 मोल का क्या वेट है 12 ग्राम है, देन व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम, तो क्या 1 एटम कार्बन एटम का मास क्या होगा। अभी देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट इज 12 ग्राम्स। क्लियर, यदि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट 12 ग्राम है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। क्लियर। ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। हमारे पास 100 ग्राम सोडियम गिवन है और 100 ग्राम आयरन गिवन है, हमें निकालना है कि दोनों में से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स कितने कंटेन करेगा, कितने एटम्स होंगे उसमें 6.022 × 10⁻23 अपॉन 23 इंटू 100। क्लियर, तो सॉल्व आउट करके आंसर आ जाएगा 2.617 इंटू 10⁻23 एटम्स। वहीं पे यदि 100 ग्राम ऑफ आयरन का निकालना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56, वहाँ पे अपॉन 23 लिया था क्योंकि सोडियम का वेट 23 होता है, यहाँ पे हम 56 लेंगे क्योंकि आयरन का वेट 56 होता है, इंटू 100। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.075 इंटू 10⁻24 एटम्स। सो इट इज क्लियर दैट 100 ग्राम ऑफ Na हैज मोर एटम्स। क्लियर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो इंडेक्स क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया। In next session we are going to discuss about exercise questions. Till then, good luck.